बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए जो है तमाम ही टीमें जो है इंडिया पहुँचना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है इंडिया पहुँच चुकी है। अगर बात कर लें इस टीम के हवाले से तो 15 रुकनी स्क्वाड है और 3 खिलाड़ी जो हैं ट्रैवलिंग करते हुए इस टीम के साथ नज़र आ रहे हैं। और फिर कल एक थोड़े से मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान नज़र आए, वो तो सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से, लेकिन टीम की रवानी से कुछ देर कबल हमने देखा कि ये मसाइल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के दूर कर दिए और तमाम ही खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्टैक्ट जो उनके मुतालबात थे वो मंजूर करते हुए दिखाई दिए गए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त कौमी अंडर-19 चैम्पियनशिप है पाकिस्तान में जारी है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसके मैचेस हो रहे हैं। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और वीनस टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उसके साथ साथ ईमन रिजवान साहिबा मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और वीनस टीम का हिस्सा है। उनके साथ जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ शो में मौजूद होते हैं। जाफ़र हुसैन साहब भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है आज बाकायदा तौर पर इंडिया पहुंच गई, बड़े आज़म लेकर गई है कि वर्ल्ड कप है। जिस तरह लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर आजम ने और बड़ी उम्मीद खासकर शायकीन क्रिकेट को दिलाई कि इसी टीम के साथ हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा चूँकि अब हमारी टीम जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान से परवाज़ करके इंडिया पहुँच रही है, बल्कि जब हम इस वक्त बात करें तो यकीनन पहुँच रही होगी। तो हमारी दुआएं जो है हमारी टीम के साथ हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारी तमाम टीम के खिलाड़ियों को सुपर फिट रखे और वहाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दें और अगर वो वहाँ से जीत के आएँ तो मज़ा जो है दोबारा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है देखें, सिर्फ हमने जो अभी एशिया कप में जिस तरह से हमने श्रीलंका और इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस पेश की थी, अब हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं गो कि हमें वहाँ पे एक ऐसा सेटबैक हुआ कि हमारे 2 की बॉलर्स यानी नसीम शाह और उनके साथ साथ हारिस रऊफ़ जो है वो एक ही मैच में अनफिट हो गए। और उससे पहले जो हमारी टीम का मतलब तमाम टीमों पे जो एक हवा बैठ गया था और तमाम टीमें जो थी हमारी पेस अटैक से खाइफ नज़र आती थी, तो वो मैं ये समझता हूँ कि एक साइकोलॉजिकली जो एक हमको एज हासिल था वो उन 2 खिलाड़ियों के अनफिट होने की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। और अब मैं ये समझता हूँ कि जो बैटर्स हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ़ टीमों के, यकीनन वो अब बेहतर तरीके से हमारे बॉलर्स का सामना कर सकेंगे। गो के होना ये नहीं चाहिए कि अगर आपकी टीम का कोई एक रेगुलर खिलाड़ी जो है टीम से बाहर हो गया है तो इतना बड़ा आपकी टीम पे डेंट पड़े, लेकिन हमारी टीम पे यकीनन एक साइकोलॉजिकली तो डेंट पड़ा है। गो कि हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं कि खुदा करे वहाँ कामयाबी हासिल करे। लेकिन जब आप अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो आपके मतलब बेंच पे खिलाड़ी होते हैं, जब आप पूरे साल उनको सिर्फ बैठा के रखेंगे और उनको मतलब चांस नहीं देंगे और सिर्फ उन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मर को चांस देते रहेंगे इस उम्मीद और इस लालच में कि वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताते रहें और ऑफिशियल्स जो है उनका नाम होता रहे कि जी देखें हमारी टीम जो है जीत रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब अब उस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। देखें, विजन जो है हमारे ऑफिशियल्स का बड़ा होना चाहिए। दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये एरा जो है मतलब आप देख रहे हैं कि तो बड़ा साइंटिफिक दौर है और इसमें रिवायती जो सोच है वो नहीं चलेगी। आपको अपने तमाम जितने भी बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी होते हैं उनको वक्तन फ़वक्तन मौक़े देने चाहिए। आपने देखा कि पिछले साल भी शाहिन शाह अफरीदी जो हैं, आपने फ़तह की लालच में T20 और वनडे और टेस्ट क्रिकेट तीनों में मतलब उनको जो है खिलाए रखा और उनको बेदर्दी से इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में वो अनफिट हो गए और अनफिट होने के नतीजे में आपको ज़ाहिर ड्रॉबैक हुआ, वो वर्ल्ड कप में नहीं खेल सके और फिर जो मतलब एक हॉलैंड की जो सीरीज़ थी उसमें भी वो नहीं खेल सके और आपकी टीम जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जैसा कि देना चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे इंडिया में एटमॉस्फेयर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आपने देखा कि कल बाबर आजम से भी सवाल किया गया था वहाँ के शायकीन से मुतालिक, तो हमें गुमान तो अच्छा रखना चाहिए कि भारत के शायकीन जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट उनका पैशन है और ज़ाहिर है जिन टीमों की और खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस होगी उनको वो बकअप करेंगे। और आप जो इंडिया के शायकीन की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दिलचस्पी और टीम से दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सारे टिकट बिक गए हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो मैचेस मतलब बांग्लादेश से या दूसरी टीमों से हैं वो भी टिकट जो है वो बिक गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो विकटें होंगी उसमें देखना होगा कि हमारे कौन से खिलाड़ी चल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर करता चलूँ कि हमारी इस टीम में कम अज़ कम
2 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए, बल्कि तीसरा खिलाड़ी जिस तरह से नसीम शाह नहीं थे, तो मैं समझता हूँ ज़मान खान जो थी वो बेहतरीन अल्टरनेटिव चॉइस हो सकती थी, इसलिए कि ज़मान खान यंग हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने टीम के साथ ट्रेवलिंग तो कर रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि मौका मतलब ये कि उनको उस तरह से मिलना चाहिए जिस तरह से हम मतलब ये कि देना चाहिए उनको। रह गई बात आपके उसकी हमारे फ़खर ज़मान की और अपना मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस की जगह जिस हैसियत में भी मोहम्मद हारिस को रखा है, देखें वो मोहम्मद हारिस एक नौजवान खिलाड़ी है, उससे बड़ी मतलब उम्मीदें वापस हैं, फ्यूचर उनका ताबनाक है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ सरफराज जैसे खिलाड़ी को लेना चाहिए। बिल्कुल सरफराज जैसे खिलाड़ी को ज़रूर होना चाहिए टीम के साथ। इमन रिजवान हमारे साथ मौजूद है। इमन, इस टीम में हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर वतन वापस पहुँचे, कैसा देखनी है इस टीम को? क्या समझती है कि इस टीम के अंदर कुछ खिलाड़ियों अगर इजाफा हो जाता, जिस तरह इन्होंने सरफराज का नाम लिया, तो बेहतर होता, या फिर इसी टीम को हमें बैक करना चाहिए? अब देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही कहूँगी कि अब जो टीम अनाउंस हो चुकी है, सपोर्ट तो उसी को करना पड़ेगा जो भी कंडीशंस हैं, लेकिन ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी कि सरफराज जो है हारिस से ज़्यादा डिजर्विंग थे, क्योंकि एक तो सरफराज का हमने ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस भी देखा है, बाबर को बहुत ऑन द फील्ड कैप्टनसी में भी सपोर्ट मिलती, और उसके अलावा देखा जाए हारिस का भी टेम्परामेंट ओडीआईज वाला नहीं है। उसने 6 मैचेस खेले, 30 रन बनाए। इवन जब उसने मैच अभी एशिया कप में खेला तो वो 2 ओवर्स भी प्रॉपरली क्रीज पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। जिस बंदे के लाइक उसकी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो उसने 5 मैचेस में 35 बॉल्स खेले, यानी हर इनिंग में 7 बॉल्स पर इनिंग वो खेल रहा है। तो जिस बंदे का टेम्परामेंट ही नहीं है ओडीआईज का, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है वो ट्रैवलिंग रिजर्व है, उससे रिजवान कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन हारिस से ज़्यादा सरफराज डिजर्विंग था, क्योंकि वो स्पिन विकेट कंडीशंस हैं और सरफराज बेटर खेल सकता है। स्पिन में अगर हम देखें तो आगा सलमान अच्छा खेलते हैं, सऊद शकील अच्छा खेलते हैं, इफ्तिखार अच्छा खेलते हैं। अगर मिडिल ओवर्स की बात हो रही है स्पिनर्स को, तो इससे मिडिल ऑर्डर्स में आप समझती हैं कि सऊद शकील को ज़रूर चांस मिलना चाहिए, बजाय इसके कि हमने देखा कि पिछले दिनों एशिया कप के दौरान आगा सलमान अनफिट हो गए थे? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि अगर हम लोग तैयब ताहिर को भी जब हम लेके गए थे सीरीज़ में, हमने उसे मौका नहीं दिया था, तो हम लोगों का एक मसला तो ये है कि हर टीम अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रही होती है। अभी बल्कि ओडीआई सीरीज़ भी जारी है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी अपनी पेसर्स में जो है कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई किए, उन्हें रिजल्ट से मकसद नहीं था कि वो 2 मैच हारे भी। इसी तरह इंडिया ने भी अपने विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सिराज, इन लोगों को 5 से 6 प्लेयर्स चेंज करके उन्होंने खिलाया। आज जो है उनके मेन प्लेयर्स वापसी आए। उन्होंने एक मैच में बुमराह को रखा और शामी कंटिन्यूसली, क्योंकि उसे प्रॉपर मौका नहीं मिला था, वो ओडीआईज में रहा, बुमराह को उन्होंने मौका दिया, और आज सिराज जो है क्योंकि पहले 2 ओडीआईज में नहीं था, तो हर टीम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही है। न्यूजीलैंड अपनी न्यू टीम के साथ बांग्लादेश के खिलाफ खेले, लेकिन पाकिस्तान का यह है कि अगर वो नेपाल के खिलाफ भी खेलेंगे तो फुल स्ट्रेंथ टीम खेलती है। जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे इसकी जवाब पर? क्योंकि फुल स्ट्रेंथ के साथ शायद हमारी टीम के अंदर एक आदत बाबर आजम की बन गई है कि हार के खौफ से शायद वो डरते नजर आते हैं, इसलिए फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। देखिए, बाबर आजम इसका जवाब दे चुके हैं और उन्होंने यही कहा था कि हम उसी अपने जो हमारी 15 रुकनी स्क्वाड है, ज़्यादातर हमने उनको खिलाने की कोशिश की है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से उन्हीं पे काम हो रहा है, तो उनकी भी बात ठीक है अपनी जगह के। जिस टीम के भी खिलाफ खिलाया उन्होंने, वो एक अलग बात है कि रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन एक अच्छी बात और सामने आई है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला था ये हल हो चुका है और बड़ी खुश असलूबी से हल हुआ है। 3 साल का मुआहिदा किया गया है खिलाड़ियों के साथ बोर्ड ने, और 127 से तकरीबन 202 के दरमियान के फ़ीसद इस हिसाब से जो है उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया खिलाड़ियों को। और इसके अलावा तमाम ही मुतालबात उनके मंजूर कर लिए गए। आईसीसी का जो रेवेन्यू आता है इस टूर्नामेंट का, उसका भी इनको शेयर दिया जाएगा। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी बड़े मालामाल हो रहे हैं। और बोर्ड का क्या होता है ये देखना पड़ेगा कि बोर्ड किस तरह लेके चलता है, क्योंकि बोर्ड में अगर यही बोर्ड रहा तो तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड चेंज हो गया फिर क्या मामला होते हैं ये भी देखा जाएगा। 4 कैटेगरीज में रखा है खिलाड़ियों को, और उस कैटेगरी की जो ए कैटेगरी है उसमें सिर्फ 3 प्लेयर हैं। अब देखिए, बाबर आजम, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी, 45 लाख रुपए तीनों को मिलेंगे, एक खिलाड़ी को। आप इससे अंदाज़ा लगाने के खिलाड़ियों के क्या आप ये देखें कि सोशल मीडिया से किस तरह कमा रहे हो, किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो बात आ गई अब यहाँ पे मालामाल होने की, कमाने की। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो अगर बात रुकी हुई थी वो भी हल हो गया। तो अब टीम को परफॉर्मेंस देनी है, टीम को परफॉर्मेंस देनी। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो कल एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई इमामुल हक के हवाले से एक वीडियो, जहाँ पर वो अपने वालिदैन से वर्ल्ड कप जाने से कबल दुआएँ लेते हुए जा रहे हैं। कितने अच्छा एक साइन जाता है ये।
देखिए इमामुल हक इतने बेहतरीन बैट्समैन हैं कि सिर्फ माँ बाप की दुआएं नहीं बल्कि पूरी कौम की दुआएं उनके साथ होती हैं, और जिस तरीके से वो खेलते हैं आपको मालूम है कि वो 9 सेंचुरियां बना चुके हैं, और 9 सेंचुरियां और सिर्फ 66 मैचेस में एक बड़ा एक फिगर है, और जिस तरह उनका रन्स बनाने का रन रेट है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ वो एक अलग बात है कि वर्ल्ड कप में उनकी सिर्फ 1 सेंचुरी है, वो भी 2019 में, लेकिन उम्मीदें की जा रही हैं, बहुत सारे लोग उनसे उम्मीद रखे हुए हैं कि इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी से वो आगाज़ करेंगे, और वो करते भी हैं। जिस तरह उनका भी अगर आप उनके रन्स के हवाले से बता रहे हैं तो रन्स उन्होंने सिर्फ आपके इंडिया के खिलाफ नहीं बनाए, लेकिन इसके अलावा तमाम ही मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। रियाजुद्दीन साहब, आज आईसीसी ने रैंकिंग दोबारा जारी की है वनडे की, और बाबर आजम एक दफ़ा फिर नंबर 1 बैटर्स के तौर पर आ गए हैं। जिस तरह जावर साहब कह रहे हैं कि हर टूर्नामेंट का आगाज़ बाबर आजम एक अच्छी इनिंग से करते हैं, हमारी भी दुआ है कि बाबर सेंचुरी से अपनी इनिंग का आगाज़ करें इस टूर्नामेंट का। और जहाँ पर अगर हम देखें नीदरलैंड के खिलाफ हमारा पहला मैच है, उससे कबल हमने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है। तो क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ टीम आजमाई जा रही है मुख्तलिफ ममालिक की, आप समझ रहे हैं पाकिस्तान को भी 2 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, यहाँ भी मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल आपको मतलब अटैकिंग मतलब आपका होना चाहिए तरीक़ाकार। अब वो सहम के से विद इन बाउंड्री आपने वही 11 टीम रखी, वो हर चीज़ उसमें खेल रही है बकौल बाबर आजम के। कि देखें इस वक्त हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे इसलिए कि हमारी टीम वहाँ पहुँच गई, हमारी सारी दुआएं टीम के साथ हैं, बाबर आजम के साथ हैं, और वो नंबर 1 पोजीशन के साथ जो है, जैसा आपने कहा कि वो जो है इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं। और इंडिया की टीम जो है दूसरी जानिब वनडे, T20 और टेस्ट में नंबर 1 की हैसियत से शरीक हो रही है। तो ज़ाहिर है वो मेज़बान है इंडिया की टीम, और पाकिस्तान जो है उसका रवायती हरीफ है। तो हमारे लिए ये बड़ी इत्मीनान की बात है और बड़ी मतलब एक खुशगवार हमारे लिए बात है कि हमारा जो कप्तान है वो नंबर 1 बैटर के तौर पे जो है वहाँ पे शरीक हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे टीम का मोरल जो है वो बेहतर होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके साथ साथ करना ये चाहिए कि आपके जो बेंच पे लड़के बैठे हैं जब तक आप उनको चांस नहीं देंगे तो फिर मतलब आपकी टीम जो है आगे नहीं बढ़ेगी। आप ये देखें ना कि इससे पहले आप उन लड़कों को चांस नहीं दे रहे थे। एक तरफ आप ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी हमारी टीम जो है तकरीबन 1.5 साल से या 2 साल से हम लोग सब साथ खेल रहे हैं। अगर आप सब साथ खेल रहे थे तो फिर फ़खर जमान क्यों फेल हो गए? फिर आपके दोनों बॉलर जो हैं जो क्यों मतलब उनका कोई अल्टरनेट नहीं आ सका? अगर वो हो गए तो हम एक्सपोज हो गए। आप ये देखें कि इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में हमारी टीम एक्सपोज हो गई और मतलब हम अर्श से एकदम फर्श पे आ गए। तो जब आप मतलब उन्हीं 11 पे डिपेंड करेंगे जो आप कह रहे हैं कि जी 1.5 साल से खेल रहे हैं, समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड। किसी भी टीम के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। आपके जो बेंच पे लड़के बैठते हैं आप वक्तन फ़वक्तन उनको चांस दें, और जो मतलब आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं उनको बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं करें। ये जो मतलब लोड मैनेजमेंट है इसको मतलब ये कि इसको मद्देनज़र रखें और अपने खिलाड़ियों को गाहे बगाए आप उनको रेस्ट दें। देखें फास्ट बॉलर हाँ दुनिया भर में मतलब एक चीज़ चली गई, जब तक वो परफॉर्मेंस दे रहे थे दुनिया की टीमें वर्ल्ड कप से पहले आपसे खौफ में मुब्तला हो गई थी, डर रही थी। हर बड़ा प्लेयर जो है दुनिया का साबिक वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उसके सामने कोई टीम नहीं टिक सकेगी। लेकिन आपने अपने जो बॉलर्स हैं उनको सिर्फ 4 ओवर का मतलब बॉलर बना दिया और वो जो है वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे सके। आपने दूसरे बॉलर्स को अपने ट्राई नहीं किया कि आप उनको ट्राई करते, आपके धानी बैठे हुए थे और मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब आपके हसनैन है, हसनैन इससे पहले भी फिट हो सकते थे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। वो इतना अच्छा बॉलर है उसको बैठाया हुआ है। फिर ये कि के साथ तो फिटनेस प्रॉब्लम है, अभी भी उन्हें एशियन गेम्स के लिए मुंतखब किया गया था, वहाँ भी वो अनफिट हो गए, उनके तौर पर रिजर्व प्लेयर को बुलाया गया। तो हसनैन का कैरियर अब शायद फिटनेस मसाइल से 2-4 ज़्यादा नजर आ। मैं ये इसमें कहता है कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो इंजरी है ये एक अलग ही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह के डॉक्टर्स टीम के साथ मुंसलिक हैं और जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था शाहिनशाह अफरीदी के साथ, तो हमारे फास्ट बॉलर्स तो गाहे बगाहे जो है ना वो इंजर्ड हो ही रहे हैं। देखिए नहीं क्या आप मुकम्मल करें। इनका हल जो है ना ये मेरे ख्याल में ये ना खिलाना या खिलाना ये हल नहीं है। फिटनेस जो है ना इनकी कहाँ पे रह गई ये मामला। देखें इससे पहले भी हम इसी मतलब फोरम पे बात करते रहे और भी दूसरे चैनल पे बैठ के कि हमारे मतलब खिलाड़ियों की जो इस वक्त बैनुल अक़वामी रिक्वायरमेंट है फ़िज़िकल फ़िटनेस की, उस पर हमारे खिलाड़ी उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते। और ये जो है क्वेश्चन जो है करना चाहिए जो टीम के ट्रेनर हैं,
जो टीम के मतलब बाकायदा मतलब डॉक्टर्स हैं उनसे ही करना चाहिए कि भाई आपके पास तो पूरा चार्ट होता है, एक एक खिलाड़ी की एक एक चीज़ आपके पास होती है, तो फिर हमारे ही खिलाड़ी भी इस पूरी दुनिया में मतलब 10-12 टीमें टॉप की, हमारे खिलाड़ियों का जो मतलब फिटनेस का मसला है ये मेरे ख्याल से दूसरी टीमों के खिलाड़ियों से ज़्यादा है। आप देखें इसमें तो कोई शक नहीं, अगर आप देखें तो इस वक्त श्रीलंका की बहुत से खिलाड़ी जो है इंजर्ड हैं, बांग्लादेश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के, लेकिन उनका ये कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो है, हमारे तो यार 3-3 4-4 खिलाड़ी हैं, बिल्कुल 3-3 4-4 अच्छा एक बात और कहूँगा, अब जैसे हारिस रऊफ है वो भी अनफिट हो गए थे, हमारी दुआ है कि खुदा करें हमारे सारे खिलाड़ी फिट हों, हारिस रऊफ भी, लेकिन उनके मुतालिक भी इस तरह की अंदरूनी रिपोर्ट्स हैं कि वो मतलब उस तरह की 100% मुकम्मल 100% फिट नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हैं माजी की बात करें 1999 से लेकर अगर इस टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात कर लें तो अब तक हम देखते आए हैं कि जो टीम आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर होती है वही फाइनल खेलती है, अक्सर दिखाई देती है। और शायद इस दफ़ा भी पाकिस्तान नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2, इस सिचुएशन की सूरत हाल चल रही है। 5 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट होता है अक्टूबर से, तो अक्सर यही देखा गया फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाली टीमें फाइनल खेलती दिखाई देती हैं। और इस वक्त भी अगर देखें तो आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 1 और भारत जो है नंबर 2 पोजीशन पर फाइज है। तो समझनी है कि इस दफ़ा शायद फाइनल इन दोनों टीमों के दरमियान हो। देखिए उम्मीद तो यही एज अ पाकिस्तानी फ़ैन यही है कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल बिल्कुल देखना चाहेंगे, लेकिन वैसे कंडीशंस भी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पाकिस्तान और इंडिया की, बट जिस तरीके की अभी टीम के कंडीशन है कि आपके मेन बॉलर अनफिट हैं, आपके बैटर्स जो हैं अभी इनफॉर्म नहीं है, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी कि फ़ाइनल तक रसाई। पहले हम क्योंकि नॉकआउट जो भी सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल चीज़ें अभी थोड़ी मुश्किल हैं पाकिस्तान के लिए फाइनल तक के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल है। जाफर साहब क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, आईसीसी रैंकिंग के पॉइंट्स के हिसाब से वो रैंकिंग आती है और वो उसमें जो होता है वो एक अलग सिस्टम है, जो पॉइंट्स बनाते हैं वो उनका तरीक़ेकार भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है वो ग्राउंड में हो रही होती है, तो मेरे ख्याल में जो अच्छा खेलेगी, जो मुकाबला देखने को मिलेगा, मेरा अगर आप यही चीज़ जो बात कर रहे हैं इसी रैंकिंग के हवाले से होता तो 2011 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं हारता, फिर वो फाइनल में हारता। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से जो है ना अगर हम देखेंगे टीम को तो वो बेहतर नहीं है, बेहतर नज़र नहीं आई। जो टीम ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस करे वही और फतह लेकर ग्राउंड से बाहर निकले तो उसी को फतह तस्लीम की जाती है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टीम के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से अपने गुफ्तगू जारी थी हमारी जो आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जाना। इमन बात हो रही थी कुछ देर कबल आईसीसी रैंकिंग के हवाले से, बाबर आजम की फिर पॉइंट से पाकिस्तान और भारत के हवाले से बात हो रही थी। जिस तरह इस वक्त अगर रैंकिंग की बात होती है तो पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर फाइज है और ओवरऑल अगर देखें तो बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर बैटर्स के तौर पर सामने है। फिर पाकिस्तान के इमामुल हक नंबर 4 पोजीशन पर बैटर्स के तौर पर हैं। टॉप 10 के अंदर शहनशाह आफरीदी मौजूद हैं। तो इस टीम को किस तरह आप देखती हैं कि जो मुखालिफ टीम है, हमारा पहला मैच नीदरलैंड के ख़िलाफ़ है, वहाँ पर हम किस कम्बिनेशन के साथ जाएँ? आया हम फिर वहाँ पर मोहम्मद नवाज़ को रेस्ट कराएँ, उसामा मीर को खिलाएँ, या फिर हम जिस तरह माजी में हमारे कप्तान बाबर आजम मुकम्मल स्टैंड के साथ जाते हैं उसी तरह जाएँ? देखिए पहली बात तो ये है कि बाबर की कप्तानी के हवाले से एक चीज़ बड़ी कंसर्निंग है कि उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। दूसरी टीम की अगर हम कैप्टन्स की बात करें तो वो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेते हैं। हमने रोहित शर्मा को भी देखा, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ था, ठीक है उनके लिए बड़ी टीम नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने चेंजेस किए, ऑल्दो वो मैच हारे बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन बाबर आजम की वही स्टेटस को मेंटेन रखना कि आपने वही 11 जो है हर मैच में खिलानी है। तो आई थिंक बाबर को आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा अग्रेसिव वे में जाना चाहिए, क्योंकि उसामा मीर अग्रेसिव स्पिनर है, वो विकेट्स लेने की तरफ जाता है, तो आई थिंक उसामा को मौका मिलना चाहिए। कितने मुत्तफिक नज़र आते हैं उसामा मीर से आप? जाफर हुसैन साहब ये कह रही हैं ईमान के उसामा मीर के साथ जाना चाहिए, एक्सपीरियंस कहता है कि मोहम्मद नवाज़ के साथ टीम में जाना चाहिए। पहले तो मैं अहमद की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि रोहित शर्मा एक अलग है, बाबर आजम की क्लास अलग है। तो रोहित शर्मा और बाबर आजम के अगर आप विनिंग वो देख लें स्ट्राइक, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की ज़्यादा विक्ट्रीज़ हैं।
तो इसके लिहाज से और बाबर आजम को जो टीम मिली हुई है वो सारी यंगस्टर्स पे है। रोहित शर्मा के पास जो टीम है उसमें कुछ सीनियर्स भी हैं और जूनियर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर एडवांटेज होम ग्राउंड का, होम ग्राउंड का भी होता है। दूसरा ये कि शिकस्त और जीत जो है ना, ये तो खेल का हिस्सा है। लेकिन बाबर आजम की अगर आप कप्तानी के हवाले से बात करें, हम अगर अपनी बात करें तो पिछले साल जो है उसने 2 बड़े टूर्नामेंट में जो है ना अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, एक में फाइनल तक पहुंचाया। इसके अलावा उनकी विक्ट्री जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लें आप, न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लें आप, टेस्ट मैचेस में देख लें, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी एवरेज है। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम, आपने न्यूजीलैंड की जैसे एग्जांपल दी, तो केन विलियमसन की बात करें, उनकी भी काइंड ऑफ डिफेंसिव ही अप्रोच है, वो उसी हिसाब से जो है कैप्टनसी करते हैं। और न्यूजीलैंड को भी हमने नॉकआउट्स में जो है चौक करते हुए देखा कि वो फाइनल में उसमें शिकस्त। तो मतलब बाबर आजम अगर फाइनल में पहुंचे हैं, एशिया कप में भी हमने देखा कि वो डिफेंसिव अप्रोच की तरफ आ जाते हैं, वो रन्स फिर रोकने की तरफ ज़्यादा जाते हैं रादर देन किलिंग द अदर टीम, टेकिंग द विकेट्स। वो तो फिर क्योंकि हमने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी याद है कि जब आपको विकेट्स अर्ली मिल गई थी तो आप इतने रन कंसीड किए, आपके 4 जब ओपोनेंट्स के आउट थे, फिर उसके बाद उन्होंने स्पिनर्स की इतनी पिटाई हुई। तो फिर ये चीज़ है कि बाबर आप या तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं कि ठीक है हमारा मोमेंटम बन गया है, लेकिन ये इस तरह से कि अपना मोमेंटम खो देना कि हाँ ठीक है कॉन्फिडेंट है कि हमें विकेट्स मिल गई हैं, लेकिन फिर आप मोमेंटम लूज कर देते हैं और रन्स दूसरे। ऐसे ही हमने एशिया कप में भी देखा था भारत के खिलाफ। सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, ये आप कह सकती हैं कि वो सिचुएशन जो होती है उस पे जो है ना बॉलर्स को यूटिलाइज उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से बाकी कप्तान करते हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन विनिंग रेशो जो है ना रोहित शर्मा से ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर आप कहें कि बाबर आजम, तो आपको पता है कि अभी जुमा 8 दिन हुए उनको कप्तान बनाए हुए, उनके साथ सरफराज अहमद को रखा था कि इसकी कप्तानी को जो है ना वो ज़्यादा अच्छा बनाए। और उस टाइम जो है राहुल भी अभी कोई इतना टाइम नहीं हुआ और वो सीरीज उन्होंने 8 से 9 ODIs में कप्तानी की और वो जितवाए हैं। तो आई थिंक के एक्सपीरियंस की बात करें तो KL राहुल भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं थे, वो टीम के साथ ठीक हैं, बट KL राहुल भी लीड कर रहे हैं इंडियन टीम को। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। देख लिया आपने 2 मैचेस उसने जितवाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं। और आज का जो मैच चल रहा है आप वो भी देख रहे होंगे जिस तरह चल रहा है, रोहित शर्मा को कितनी पिटाई लग रही है आज बॉलर्स को उनके, ये भी आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आज उन पर जो है धावा बोला है। तो मेरे ख्याल में जो बात आप कर रही हैं, अब आप इस पर आ गई हैं KL राहुल पे, तो मेरे ख्याल में इसमें हमारे रिजवान को शामिल हो जाना चाहिए, रिजवान की कप्तानी, शाहिनशाह अफरीदी को भी शामिल हो जाना चाहिए, फिर तो सभी कप्तान बन सभी कप्तान होते हुए। बात यह है कि कप्तान जो है ना वो एक अलग ही स्टाइल का होता है, वो बाय बर्थ होता है। ज़्यादातर कप्तान जो देखने में आए जो नेचुरल होता है। अब बाबर आजम को PCB ने कप्तान सडनली बनाया है और उसको ग्रूम कर रहे हैं, जो कि ये अब मौका अब आ चुका है कि ये वर्ल्ड कप में अपनी ग्रूमिंग जो दिखानी है उन्होंने, और अब तैयार कर दिया गया है, बिल्कुल तैयार कर दिया। रियाजुद्दीन साहब, कप्तानी की बात हो रही है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े चुपते हुए सवालात बाबर आजम से भी हुए, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमने भी देखा माजी में बाबर आजम वो गलतियाँ करते नजर आए कि बाबर आजम से सवाल किया गया कि वो मिडल ओवर्स में अपने बॉलर्स का इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे हैं। क्या इस टीम के साथ है मिडल ओवर्स के अंदर बॉलर्स जो है उनके पास मौजूद हैं जो मिडल्स पे बॉल कर सकें, विकेटें ले सकें? तो बड़ा उन्होंने धीमे अंदाज में जो है इसका जवाब दिया कि हमें इन्हीं टीम पर भरोसा है, इन्हीं बॉलर्स पे भरोसा, और यही बॉलर्स हमें मिडल ओवर्स में भी बॉल करते दिखाई देंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे जो वो कह रहे हैं कि हमें इन्हीं पे भरोसा तो यकीनन करना चाहिए, लेकिन मतलब वो रिवायती मतलब अंदाज से आपको बॉलर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी जो बात हो रही थी, मैं बात से मुत्तफिक हूँ। देखें, बाबर आजम जो हैं नो डाउट दुनिया क्रिकेट के मायानाज बैटर हैं, नंबर 1 हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम हर मरतबा कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए, लेकिन वो सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो हादसाती कप्तान हैं। जिस तरह से कप्तान हुआ करते थे, जैसे सरफराज, ये मतलब बाई बर्थ या नेचुरल मतलब इसमें कैप्टनसी की सलाहियत थी। इसी तरह आपके जावेद मियांदाद हुआ करते थे, वो एक बेहतरीन कप्तान थे। इससे शुएब मलिक भी मतलब अच्छी कप्तानी किया करते थे। फिर इमरान खान तो थे ही कप्तान। फिर अब्दुल हफीज़ कारदार का नाम हमने सुना है, और उनकी हमने मतलब ये कि जो वो स्टैटिस्टिक भी देखी है, वैसे कप्तान वो एक अच्छे मतलब कप्तान हुआ करते थे। तो कप्तान के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो क्रिएटिव मतलब ये कि ग्राउंड के अंदर सारी चीज़ों को मतलब अडॉप्ट करे, बजाय इसके कि वो रवायती अंदाज से चलता रहे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब मतलब मिडिल मतलब उसमें जब सिचुएशन आती है तो हमारे बाबर आजम उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते या एक्ट नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड के अंदर एक कप्तान के लिए ये
बड़ा ज़रूरी होता है कि वो सिचुएशन जो मतलब एक वेरिएशन आती है उसके हिसाब से मतलब वो इंटैक्ट रहे, और जो चीज़ें मतलब ये कि वहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसको टाइमली एड्रेस करें। अगर आप थोड़ा सा लेट होंगे तो यकीनन माहौल जो है पूरा बदल जाता है, फिर वो अपोनेंट टीम के हाथ में सारी चीज़ें चली जाती हैं। मिसाल उसकी ये है कि अगर आपका कोई बॉलर जो है मतलब सामने वाली बैटर जो है उसको पीट रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए, या तो आप उसको एडवाइस करना चाहिए कि वो गेंद जो है कहाँ पे कराएं। फिर ये कि दूसरी बात ये कि आप जो है उसको फ़ौरन मतलब चेंज करें, और उसके साथ साथ मतलब आप अपने स्पिनर्स भी लगा सकते हैं, या ऐसे कोई गैर रवायती भी मतलब बॉलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रह गई बात उसामा और नवाज़ की, मैं ये समझता हूँ कि मैं उसामा के फेवर में जाऊँगा, इसलिए कि अगर आप देखें आप पूरी अगर इनकी जो भी थोड़ी सी स्टैटिस्टिक है जो इनको अभी तक खेलते रहें अगर दोनों का आप मवाजना करें, तो मैं ये समझता हूँ कि उसामा मीर जो है वो एक ऐसा मतलब ये कि बॉलर है कि उसको मतलब इस्तेमाल करना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। रह गई बात इंडिया की, तो अभी जैसे बात हो रही थी, देखें इंडिया में ठीक है हम अभी मतलब वार्म मैचेस खेल रहे हैं, हम एक वार्म मैच न्यूजीलैंड से, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ये दो ऐसी टीमें हैं कि आपको बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के, और मतलब ये कि जो आप बाउंड्री के अंदर फैसले करते हैं उससे निकल के अपने खिलाड़ी जो हैं, जो बेंच है आपकी, उसमें से आप मौके दें, मतलब अपने ऐसे जो रेगुलर खिलाड़ी नहीं है उनको दें, इसी में दें, बड़ी टीमों के खिलाफ दें। तो देखें जो खिलाड़ी आप कह रहे हैं ना हम 2 साल से चल रहे हैं, उनकी तो परफॉर्मेंस का आपको पता है कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी टीमों के खिलाफ, इनके खिलाफ खेल भी चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के या दूसरी टीमों के खिलाफ। तो आपको तो उनको मौका देना चाहिए जो इन टीमों के खिलाफ नहीं खेलें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनमें कैपेबिलिटी कितनी है, ये इन टीमों के खिलाफ किस तरह से खेल सकते हैं। इसलिए कि ये वर्ल्ड कप जो है भारत में जो हो रहा है ये इतना आसान नहीं है। जिस तरह से आप इंग्लैंड में खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, वहाँ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ पे कंडीशंस भी मुख्तलिफ हैं, और जिस मुल्क में आप खेल रहे हैं वहाँ पर मतलब ये ऐसा है कि आप बहुत ही आसानी से उनके कंधे पे सर नहीं रख सकते, सारी चीज़ें नहीं कर सकते। गो के मतलब भारत की टीम को होम कंडीशंस का, होम क्राउड का, होम ग्राउंड का इजाफी एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आईसीसी ने इस मरतबा मतलब पाबंद किया है ऑर्गेनाइजर्स को कि विकटें जो हैं वो सपोर्टिंग होंगी, और सिर्फ बिल्कुल इंडिया के विकटें सपोर्टिंग होगी। इसमें मजीद और भी बात करेंगे। जाफर हुसैन की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, कुछ देर कबल आप सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से बात कर रहे थे, और हम देखते हैं कि 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्टैक्ट से दिए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं वाइट और रेड बॉल की कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि सरफराज अहमद जो टेस्ट प्लेयर हैं उन्हें टेस्ट में मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन कैटेगरी नंबर डी पोजीशन पर है उनकी। हाँ देखें, अब वही बात है कि अब मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि सरफराज हो गए, और आपके इनके अलावा देखो सरफराज को तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको कैटेगरी में शामिल कर लिया। सी में रख लेते हैं अब्दुल्ला शफी, अहमद वसीम को उन्होंने रखा हुआ है, तो सी पे ही कर लेते हैं आप। इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि सरफराज को किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, क्योंकि आपके बाकी फवाद आलम का है, उनको तो किसी कैटेगरी में नहीं रखा। आपके नुमान अली का है जो पिछले सीजन आउट हाँ करवाते रहे, अभी भी खेल रहे हैं, उनको कहाँ रखा। इसी तरह आपके बाकी दीगर प्लेयर भी हैं जिनको तो शामिल ही नहीं किया गया, वही सिर्फ 25, हालांकि 35 से 36 का मेरे ख्याल में इनका जो है ना पूरा एक खिलाड़ियों का जो एक ग्रुप बनता है कि उसमें से चुनाव किया जाता है खिलाड़ियों का, तो मेरे ख्याल में उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। अच्छा, जिनके साथ इंसाफ किया गया है, एहसानुल्लाह, आप समझ रहे थे कि उन्हें इतनी जल्दी सेंटर कॉन्टैक्ट दे दिया गया, हालांकि वो अभी मुकम्मल तौर पर किसी भी सीरीज़ के अंदर दस्तयाब पूरे नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं अगर आप बात करें जहाँ पे उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा, या तो एमर्जिंग प्लेयर्स को भी शामिल करते हैं उसमें जो कि आपके खेल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, मेरे ख्याल में ये लोग मैचेस भी खेल रहे हैं, उनको शामिल करते हैं, और उनको शामिल करते हैं जो कि अब स्टार्स हैं, अपकमिंग स्टार्स हैं, यानी कि कासिम हो गए, आपके दीगर हसीबुल्लाह हो गए, रोहिल नजीर आपके साथ कप्तानी, कासिम अकरम कप्तानी कर रहे हैं, तो आप कम से कम उनको तो रखते हैं। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग हमारे मुल्क का सरमाया है, फ्यूचर के हमारे खिलाड़ी हैं, उनको शामिल करते हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता है कि बजाय कि आप जो है ना इनको शामिल किया है 25 को, आप एक थोड़ा सा 10 खिलाड़ी को और बढ़ा देते हैं, तो उनको भी शामिल कर देते हैं, वो एक कैटेगरी और बढ़ा देते हैं भाई, डी के बजाय ई भी कर देते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। बजाय कि आपने इतना ज़्यादा प्लेयर्स को जो है ना अमाउंट देने का सोचा, कुछ अमाउंट इनको भी दे देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। इमन क्या कहेंगे इसी सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से? जिस तरह मैं बात कर रहा था, सरफराज की बात कर रहा था कि उन्हें डी कैटेगरी में रखा गया है, फिर अहमद वसीम और अब्दुल्ला शफीक सी कैटेगरी के अंदर हैं, तो ओवरऑल जिस तरह की परफॉर्मेंस है सरफराज की, आप समझती हैं कि जिस तरह साइड लाइन लगाया जा रहा है सरफराज को, आगे चल कर शायद उन्हें टेस्ट मैचेस भी ना मिले?
देखिए बिल्कुल सरफराज के साथ जो पीसीबी का रवैया है, लाइक वो टेस्ट सीरीज भी हमने देखी थी जब श्रीलंका के अगेंस्ट, और रिजवान वाला जो एक फैक्टर जो वो आता है राइवलरी का, आई थिंक कि पीसीबी कहीं ना कहीं इधर बाबर आजम या फिर पीसीबी कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में हो या स्क्वाड की फॉर्म में हो, तो ज्यादती तो हुई है। इग्नोरेंस वाला फैक्टर बिल्कुल सरफराज के साथ है, और जो चीज़ क्योंकि वो डिजर्व करते थे लाइक डी कैटेगरी में डालना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। कुछ देर पहले सरफराज के हवाले से ही आप भी जिक्र कर रहे थे, आप क्या समझते हैं रियाज साहब कि ये शायद सरफराज के साथ अब ज्यादती होती दिखाई दे रही है? देखें सरफराज साहब आज से ज़्यादती नहीं हो रही, सरफराज के साथ बहुत अरसे से ज़्यादती हो रही है। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है और जो एक मतलब माइंडसेट है, वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का वाहिद प्लेयर है जिसने आईसीसी के 2 इवेंट्स जितवाए, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और अंडर 19 का वर्ल्ड कप। और किसी भी खिलाड़ी या किसी भी कप्तान के, पाकिस्तानी कप्तान के क्रेडिट में ये चीज़ नहीं है। तो एक माइंडसेट है जो मतलब एक सरफराज के ख़िलाफ़ है। आप ये देखें ना कि एक ऐसा कप्तान जिसकी कप्तानी में मुसलसल आप फतूहात हासिल कर रहे हों, और मतलब ये उसको बैक कलम जुम्बिश ये तीनों फॉर्मेट से आपने एकदम से निकाल दिया, तो ये दोहरा मेयार है। एक तरफ इंज़माम उल हक साहब की बात करूंगा कि हालांकि वो हमारे हीरो रहे हैं पाकिस्तान टीम के, 1992 के वर्ल्ड कप को जितवाने में उनका भी किरदार था जहां दूसरे खिलाड़ियों का था, लेकिन बहैसियत चीफ सिलेक्टर वो जो है मैं ये समझता हूं कि दोहरे मेयार का मुजाहरा कर रहे हैं। एक तरफ तो जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि हमने फ़खर ज़मान को इसलिए लिया है और हसन अली को इसलिए लिया है कि ये जो है हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और मतलब ये चूँकि हमारे साथ, हालांकि आप ये देखें कि हसन अली जो है गुज़श्ता 1 साल से मतलब उनकी ओडीआई खेले नहीं, ना उनकी ऐसा कोई परफॉर्मेंस है। हो सकता है किसी लीग में उन्होंने 2-4 विकेटें ली हो, लेकिन वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है टीम में शामिल करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ ज़्यादती थी। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, मैं ज़मान खान की जो मैंने बात की थी, आपको कैटेगोरिकली जो है मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हसन अली जो है एक अच्छे बॉलर हैं, और आइंदा हमारी दुआ है कि वो परफॉर्मेंस दें और अच्छे हो जाएं और टीम के लिए काम आए। लेकिन इस वक्त जब देखें टीमें वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होती हैं, मेरिट पे होना चाहिए। आप मतलब ये कि मेरिट की अगर धज्जियाँ उड़ाएंगे, अगर फ़खर ज़मान परफॉर्म नहीं कर रहा था तो फिर आप मेरिट पे जो पूरा उतर रहा है उसको लें, और इसी तरह से मतलब जिस तरह से हारिस की जगह पे आपको सरफराज को लेना। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात आप हसन अली के हवाले से कर रहे हैं। तो जाफर हुसैन साहब, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें हसन अली का नाम कहीं नज़र नहीं आ रहा। हसन अली के अलावा इब्रार का नाम नहीं है, जो कि आप 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल है। वो तो बहुत सारे आप देखें, इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किसको नवाजना है, किसको नहीं नवाजना। और यह गलती समझ रहे हैं आप? हसन अली तो मेरे ख्याल में गलती है, उसका तो बनता है। और इब्रार को भी शामिल करना चाहिए था। जब आप खिलवा रहे हैं और साथ टीम के साथ भी रखा हुआ है, तो आपको शामिल करने में क्या? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अगर आप एक वर्ल्ड कप की टीम में हसन अली को ले रहे हैं, किसी भी खिलाड़ी को ले रहे हैं, जब आपने ले लिया है तो कम से कम इतना तो भरम रखें कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दें। पहले तो आप गलत ले रहे हैं, ठीक है ना, और जब अगर आपने ले ही लिया है तो कम से कम इतना तो मान रखें कि मतलब बिल्कुल। इन्होंने एक आपकी बात पे मैं वापस आऊंगा, क्योंकि हसन अली पे बात हो रही है। तो हसन अली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाबर आजम से बात हुई हसन अली के हवाले से, वो कह रहे हैं कि काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी तजुर्बेकार बॉलर हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट को शायद उनके तजुर्बे पर भरोसा नहीं था, जहां पर उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हसन अली को? देखिए हसन अली 1 साल बाद ओडीआई में वापसी हुई है। 2022 में उन्होंने लास्ट जून में ओडीआई जून में बिल्कुल 2022 में ओडीआई खेला 1 साल बाद। और ये बिल्कुल जैसे सर कहते हैं हादसाती तौर पर हसन अली की एंट्री हुई है। तो आई थिंक पीसीबी का इस हवाले से फैसला ठीक है। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एज सच जाफर साहब, हसन अली है मेरे ख्याल में। देखें ये शायद गलत है, इब्रार जो है ना वो नहीं है, हसन अली तो शामिल हैं, उनको रखा गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ज़मान खान भी है, सब हैं, तो आप इब्रार को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। इसके अलावा आप देखें, जब आपने ये चीज़ देनी थी तो इस मौके पे क्यों दे रहे हैं? आप पहले दे देते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसमें कोई आपने कर दिया? और जाफर ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि वर्ल्ड कप पे टीम जा रही थी तो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है अनाउंस कर दिया है, वरना लड़के तो बेचारे श्रीलंका और इंडिया से हार के वैसे ही डीमोरलाइज हो गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में मेरे ख्याल से हमारी टीम शायद अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे वहाँ पे। रियाज भाई, माजरत के साथ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह और नेशनल ड्यूटी अपनी जगह होती है।
अगर आप कौमी टीम के साथ जा रहे हैं, मुंसलिक हैं, तो फिर आपको तनख्वाह तो मिल रही है ना। नहीं, तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला ये है कि आपको क्या नहीं मिल रही, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जंग जो थी ना रियाज भाई, आपको कतई कलामी की माफी, ये जो जंग थी, ये जंग पैसे बढ़वाने की थी, और ये जो राइट्स का मसला था सोशल मीडिया का, उस राइट्स पे जंग थी भाई। इस वक्त लोहा गर्म था तो खिलाड़ियों ने कहा कि इसी वक्त काम कर लिया जाए, और हर आदमी अपने लिए इस तरह की चीज़ें करता है, तो एक तरह से ये बुरा भी नहीं है। देखें, हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल पैसा जिसको भी जितना ज़्यादा मिले ना, जायज़ मिले, मेहनत की उसके सिने मिल रहा है तो मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए कि लोग तो अरबों रुपए वैसे ही ले जाते हैं। ये कुछ हवस भी होती है हाँ, रियाज भाई, ये खिलाड़ियों की हवस होती है जाफर हुसैन साहब। देखें, बात कुछ ऐसी होती है कि आपने ये क्यों कहा कि हम जो है ना, जब तक हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हल नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। नहीं, ये किसी ने नहीं, उन्होंने कहा था कि वो कमर्शियल एक्टिविटी में जो आईसीसी की होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और कई लोगों, क्योंकि खबरें जो अंदर की हैं वो ये भी था कि हम जो है ना डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। ये मुतालबात क्यों सामने आते हैं? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जगह अच्छा फैसला करती दिखाई दे रही खिलाड़ियों के फिटनेस के हवाले से जाफर साहब है कि अब 2 गैर मुल्की लीग्स की इजाजत उन्होंने सिर्फ दी है, और PSL एक कप खेलेंगे, समझे 3 लीग्स खेल सकते हैं आप। शहजादा मोइन साहब, मतलब ये कि वर्ल्ड कप जो है इतने अरसे के बाद आता है, दुनिया की टीमें उसकी तैयारी संजीदगी से करती हैं, और आप जो है मतलब उस वर्ल्ड कप से पहले आपने इतनी इजाजत दी कि लड़कों को बेलगाम छोड़ दिया और वो खेलते रहे और अनफिट हो गए। अब तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है ना भाई, तो वर्ल्ड कप के बाद अगर लगा दी तो अब आपका टारगेट क्या है? तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या है? क्या कहेंगे जाफर साहब, इस लीग से जो 2 खेलेंगे खिलाड़ियों को तो अब बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद जो फिटनेस मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के हवाले से, उसमें शायद पाकिस्तानी बॉलर सेफ होते दिखाई दे। देखिए, मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। आपको लीग्स की इजाज़त देनी चाहिए थी। आपके जो मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके A कैटेगरी B कैटेगरी जो बनाई है, उन प्लेयर्स को आपको रोकना चाहिए। तो आपके अपनी सवाबदीद पे होती है ना ये बात। खिलाड़ी आपसे NOC लेके जाता है, आपकी मर्जी आप NOC दें या ना दें। ये थोड़ी ना होता है कि आपने बस 2 लीग खेलनी है, और ऐसा मकसद नहीं होता। देखिए, किसी के और भी मसाइल होते हैं। अब साइम अयूब इतनी अच्छी इनिंग्स खेल कर आया, इतना अच्छा उसने CPL खेला। साइम अयूब का आपने नाम लिया, 13 इनिंग्स में 478 रन बनाए उन्होंने। रियाज साहब, लेकिन जब कौमी टीम के लिए उनके दरवाजे खोले गए तो शायद वो उसमें नाकाम नजर आए। इससे तो हट करें ना, जब प्रेशर अलग होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का और फिर लीग्स क्रिकेट का। मैं आपको बताऊं, एक माइंडसेट है टीम में। पास खिलाड़ियों के लिए मतलब अगर वो 7 मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेलेगा और तो वो चांस में रहते हैं किसी एक में ये मतलब फेल हो जाए तो इसको बाहर कर दें। और बाद ऐसे होते हैं 8 इनिंग्स खराब खेलते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हो जाते हैं। तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, आपको मेरिट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वर्ल्ड कप के हवाले से तो आपको मेरिट ही मतलब उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ रियाज साहब, देखें, बात यहाँ पे हो रही थी कि आपके लीग्स की इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आजकल देनी चाहिए, मतलब उन लड़कों को नहीं देनी चाहिए जो आपके रेगुलर प्लेयर्स हैं। एक चीज आपके सवाबदीद पे ना आप इजाजत दें या ना दें। दूसरी, हाँ, लेकिन आप किसी के दरवाजे तो बंद ना करें। दूसरी चीज ये कि मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान जो है पहले जमाने में बड़ी एक्सपोर्ट किया करता था, बड़ा आपको मतलब अमाउंट वहाँ से कमाते, फॉरेन एक्सचेंज आता था। अब अगर आपकी मतलब क्या कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट थोड़ी सी कम हो गई तो आप अपने खिलाड़ियों को एक्सपोर्ट करें, मतलब उसमें इतना पोटेंशियल है खिलाड़ियों जो सी और अब आप देखें, मैं कैटेगरी जाने दें। अब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको मैं खुद US में देख कर आया जो लीग्स खेल रहे हैं, तो देखिए लोगों को तो अपना निकालना है ना, अपना जेब खर्च चलाना है, अपना घर चलाना है। अगर आप सबके लिए दरवाजे बंद कर देंगे वो खिलाड़ी क्या करेंगे? जो इमन से भी इसी हवाले से बात करें, लीग से अगर क्रिकेट बंद हो जाएगी, खासकर अमेरिका में बहुत क्रिकेट हो रही है मैंने, तो वहाँ क्या कहेंगी? अब तो पैसे की बोलबाला चल रही है अमेरिका के अंदर। देखिए, लीग्स के हवाले से मैं कहूँ, पहले नेशनल ड्यूटी होती है। हमने इंडियन क्रिकेटर्स को देखा है वो नहीं लेते लीग में से। लेकिन जब मैं रिजवान की बात करूँ कि एक दिन वो कनाडा में थे और दूसरे दिन वो श्रीलंका आके भी खेल रहे हैं, तो जब आप ठीक है रिजवान की बात तो ये है कि वो हॉस्पिटल में भी होते हैं तो दूसरे दिन आके खेल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले आपके लिए नेशनल ड्यूटी है, जब आपको पता है वर्ल्ड कप का साल है तो आप अपना स्ट्रेस लोड मैनेजमेंट तो करें ना। जाफर ने बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब बाद हमारे खिलाड़ी ऐसे उन्होंने नाम भी लिया है कि अगर हॉस्पिटल में किसी वजह से बीमार होते हैं तो दूसरे दिन मैच भी खेल लेते हैं और वो बेचारा सरफराज नहीं खेल सकता। मतलब ये जो दोहरा मेयार है ना, ये नहीं होना चाहिए। इमाद वसीम इस टीम के लिए होना चाहिए था, लेकिन अब वही पहले वाली बात। चले एक अच्छी खबर इमाद वसीम से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो जरूर है जाफर साहब है, कितना भरोसा तो PCB उन पे करती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ना, इसमें भी चाइना कटिंग की गई है। बिल्कुल, चाइना कटिंग की बात है, शायद विनस टीवी के प्रोग्राम से बड़ी मशहूर होती जा रही है चाइना कटिंग। क्या इसका रीजन ये देखें, जो आपका इस्लामाबाद के थे, जो आपके लाहौर के थे,
जो आपके मुख्तलिफ जगह के थे, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के, उनको तो सबको शामिल किया गया है, लेकिन कराची को इग्नोर किया गया है। ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है। देखिए इस टीम के अंदर मीर हमजा डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक की अगर बात होगी तो बहुत सारे खिलाड़ी निकल कर सामने 3 से आ 4 जाएंगे। प्लेयर अभी तो ऐसे हैं ना, जाफर साहब है कि जिनको कम से कम जब इब्रार का नाम नहीं आ रहा तो फिर किसका नाम आएगा भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इब्रार का नाम नहीं आ रहा है। मैंने तो जाफर साहब, कराची के प्लेयर्स चाहे साइम अयूब हो या अब्रार हो या सरफराज, नार्वस लुक की वजह यह है कि एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, या फिर उनकी पीआर नहीं है, या वो बैकअप सपोर्ट नहीं होती कराची प्लेयर्स के पास। देखिए पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर एक जगह का नुमाइंदा मौजूद है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कराची में और ख़ासतौर पे सिंध के जो नुमाइंदगान हैं उनकी कोई सह नहीं है। आप यहाँ पे देख लें कि कितने, अब जिस तरह इलेक्शन हुआ, जिस तरह की सिंध एसोसिएशन बनी है, नदीम साहब अब आवाज़ उठाएंगे इसके लिए? नदीम साहब ने अपनी टीम के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है क्योंकि नहीं, वो इसमें फ्रेंचाइज के मालिक हैं, तो उनकी अब आवाज़। तो फ्रेंचाइज से हटकर अगर देख रहे हैं तो आरसीए के वो बाकायदा तौर पर सदर हैं, तो उनका तो अब हक बनता है कि उठानी चाहिए। देखें आप वो प्लीज़, सॉरी आप मुकम्मल करें बात। प्रोफेसर साहब थे ना इससे पहले, बिल्कुल क्या नाम एजाज फारूकी साहब, उन्होंने काफ़ी आवाज़ें उठाई। इवन ये कि प्रेस क्लब में मुजाहरे भी हुए, लोगों की आवाज़ फिर पहुंचती भी है। लेकिन अब कौन है कराची से आवाज़ उठाने वाला, कौन है सिंध से आवाज़ उठाने वाला, कौन है? मैं तो ये कहता हूँ कोई भी नहीं है जनाब। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जो बैठे में जिनके पास पूरी पावर है, उन्हें भी मतलब उन्होंने एक चीज़ सोच ली है कि फलां आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ जो है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और फलां चाहे आवाज़ उठाता रहे उसकी जो आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और यही वजह है कि शुरू से आखिर तक आप देखें यहाँ तो मतलब एक माइंडसेट है। उमर अकमल को मतलब ज़ाया कर दिया, अहमद शहजाद जैसे खिलाड़ी को ज़ाया कर दिया आपने, और इससे अगर पास में चले जाएं, सॉरी टू से, उमर अकमल ने तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। नहीं वो तो बाद में मारी, मैं तो नहीं, मैं शुरू से मारता हुआ आ रहा था। तो बहुत मिले उमर अकमल और अहमद शहजाद को। देखें मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ वो उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपको ये पता था कि उमर अकमल का एटीट्यूड क्या है जब वो नया आया था। इसी तरह आपको अहमद शहजाद का भी पता था, तो आपको शुरू से लेके मतलब उनको उसी तरह से डील करना चाहिए था। अगर आप मतलब उसी तरह से उनको मैनेज नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, तो फिर वही असर होता है कि आपके अच्छे प्लेयर आगे स्टेज पे आगे जब वो थोड़ी परफॉर्मेंस इतना डील किया, इतना सब कुछ किया कि कोयटा ग्लेडिएटर ने उसको 3 से 4 साल रखा अपने साथ, और हर कंडीशन में रखा। हाँ, वो तो मसाइल भी हुआ लेकिन रखा। अब एक फ्रेंचाइज जब रख रही है तो कौमी टीम में भी तो, अब कौमी टीम में तो वही 12 खिलाड़ी खेलने हैं ना, 11 खिलाड़ी खेलने हैं। तो मेरे ख्याल में उमर अकमल को काफ़ी मौके मिले, काफी। अब तो उनको कोई फ्रेंचाइज भी नहीं पूछ रही, कोई फ्रेंचाइज भी अब पूछती दिखाई नहीं दे रही है। इश्यूज पे किसी और प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। उमर अकमल, अहमद शहजाद की। जाफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ईमन आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।